जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं मानवता की, इंसानियत की, और इंसानियत से जुड़ा ही एक मसला है, वो है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन यानी कि अवसर देने का एक मसला जुड़ा हुआ है, जिसको अगर हम सही ढंग से समझ पाए तो तब जब शाहू महाराज ने इसकी शुरुआत की और कुछ जो लोग पिछड़ गए थे, जो दौड़ में पीछे रह गए थे, जिनको किसी वजह से रोक दिया गया था, शिक्षा से वंचित कर दिया गया था या अवसर से वंचित कर दिया गया था, ऐसी तमाम जातियों को उन्होंने अवसर प्रदान करके थोड़ा उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में इस बात को रखा और वो जातियां जो भारत में बुरी तरह से पिछड़ी हुई थी, शिक्षा से, आर्थिक रूप से, तमाम चीजों से जो पिछड़े हुए थे, उन्हें एक बार फिर मौका दिया इस आरक्षण के माध्यम से, जिसे हम अवसर कह सकते हैं। तो ये जो अवसर का आरक्षण जो भारत में नजर आता है, उस पर रह रहकर सवाल उठता रहता है। लोग उसका विरोध करते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये वो चीज है जिसकी वजह से ऊंच नीच का भाव पैदा होता है, या नफरत का भाव पैदा होता है, या समाज में विघटन होता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है। लेकिन तमाम वो लोग जो लोग इस भेदभाव से पीछे रह गए थे, या जानबूझकर उन्हें पीछे रख दिया गया था, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो वंचित जातियां हैं, उनका मानना यह है कि इसकी वजह से थोड़ा बहुत उनमें जो जो उनको बढ़ावा मिला है, या जो थोड़ा बहुत जो अवसर मिला है, उससे वो अपने जीवन को कुछ हद तक ठीक कर पाए हैं, या मुख्य धारा में थोड़े बहुत उस दौड़ में कहीं पर आ पाए हैं। तो ऐसी ये जो बहस है ये लगातार चलती रहती है, और बीच बीच में इस पर बवाल होते रहते हैं। सत्ता बहुत सारी आती है, जाती है, नई नई सत्ता आती है, लेकिन ये जो बहस है ये कायम रहती है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ अनिल वैद्य जी हैं, जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये व्यवस्था क्या है और इस व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है, और वर्तमान परिवेश में इस अवसर यानी कि आरक्षण की व्यवस्था का क्या हश्र हो सकता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में वैद्य साहब। हाँ, जय भीम सुधीर जी, जय भीम। तो इस कार्यक्रम में हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या आरक्षण की स्थितियां बदल रही हैं वर्तमान परिवेश में? हाँ, आरक्षण के जनक जो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले है, जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो हंटर कमीशन आया था, जो यहाँ पे एजुकेशनल सर्वे करने आया था, उनको एक निवेदन दिया था कि भारत में सभी जातियों का प्रशासन में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इससे उनका मानसिक मनोबल बढ़ेगा। वही बात लेके फिर छत्रपति शाहू महाराज ने 1902 में अपने कोल्हापुर संस्थान में 50% आरक्षण दिया था। वो खाली पिछड़े में से अछूत जातियों को ही नहीं दिया था, तो उन्होंने 50% आरक्षण तेली, माई, कुंभी, जो आज के ओबीसी है, उनको, मराठा वगैरह को दिया था। खाली 2-3 जातियों को छोड़ के सभी को आरक्षण उन्होंने लागू किया था। वही बात पकड़कर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। अब आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने की तो उस वक्त कुछ लोगों ने बोला कि ये तो विषमता होंगी इससे। ये अपेरेंटली ऊपर से देखा तो एक समूह को आरक्षण है, कुछ समूहों को आरक्षण नहीं है, तो ऐसा लगता है कि कहीं इससे आरक्षण से विषमता निर्माण होती है। तो बाबा साहब ने साफ कह दिया कि ये जो आरक्षण है ये समता के लिए है जी। अब ये समता के लिए कैसा है, बाबा साहब ऐसा क्यों बोले? तो समता तभी आएंगी जब ये पिछड़ा वर्ग ऊपर उठेगा, उनका दर्जा सुधरेगा, उनका शैक्षणिक, इकोनॉमिकल, सांस्कृतिक दर्जा सुधरेगा, तो उसकी इमेज बढ़ेगी। तो जिनके मन में विषमता का भाव है वो निकलते जाएगा,
और समता उसमें आएंगी। उसके परिणाम भी अच्छे अभी दिखाई दे रहे हैं कि जो लोग प्रोग्रेस करते हैं उनके साथ भेदभाव होता है लेकिन कम होता है। विषमता की नजर उसके तरफ देखने की कम हो जाती है। जो भी देहातों में जो मजदूर है, देहात में रहने वाला एक पिछड़े समाज का जो आदमी है, उसके साथ जो अन्याय अत्याचार जिस प्रकार से विषमता होती है उस प्रकार से शहर में सुधरे हुए लोगों के साथ नहीं होती लेकिन उस परसेंटेज में नहीं होती, उसकी तीव्रता उतनी नहीं रही। ये बदलाव होता है, कई जगह नहीं भी होता है। तो बाबा साहब के कुछ भाषण हैं जो अपने आंदोलन के दरमियान जो उन्होंने अपने समाज को दिए, उसमें से कुछ एक दो अपन उनके विचार यदि ध्यान में लेंगे तो आरक्षण का उद्देश्य साफ हो जाता है। बाबा साहब कहते हैं कि आप सरकारी नौकरी में जाओ। बाबा साहब सरकारी नौकरी में क्यों जाओ बोलते हैं? यानी इसका मतलब ये नहीं कि बाबा साहब ने भाई प्राइवेट नौकरी मत करो या प्राइवेट बिजनेस मत करो, कॉन्ट्रैक्ट मत लो, ऐसा कहीं नहीं कहा उन्होंने। तो वो तो इकोनॉमिस्ट थे, वो तो व्यापार अर्थव्यवस्था के ऊपर तो पूरा ख्याल रखने वाले थे, लेकिन उन्होंने प्रोमिनेंटली एक बताया कि आप सरकारी नौकरियों में जाओ। 3 भाषण में उन्होंने कहा आप मौके की जगह प्राप्त करो। इसलिए उन्होंने कहा कि जो आदमी सरकारी नौकरी में जब जाएंगे तो उस समाज की ऊर्जितावस्था होगी, मराठी का ऊर्जितावस्था यानी प्रोग्रेस होगी। और उन्होंने बोला कि दूसरों के मन में जो आपके प्रति घृणा का भाव है, अछूत, आपको जिस नजर से आपके तरफ अछूतपन से या कम नजर से देखते हैं, हीनत्व की भावना जो है, वो यदि निकालना है तो आपको सरकारी नौकरी में जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जो ब्राह्मण समाज है उनका जो महत्व है वो इसलिए है कि वो सरकारी नौकरी में है। अभी वो मुगल थे, इंग्रज थे, सबके जमाने में वही प्रशासन में थे। एक राज्य करने वाली यानी शासन में नौकरी करने वाली एक जमात करके उनकी एक इमेज है। उन्होंने देखा था कि ऐसी इमेज यदि तैयार हो गई तो एक दबदबा निर्माण हो जाएगा। आप देखेंगे उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर का उदाहरण भी दिया था कि बोले एक समाज का, चर्मकार समाज का एक इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर, थानेदार, तो वो जहां भी जाता तो वो पूरे समाज को एक वहां पे प्रोटेक्शन मिलता है। तो इस धरती पे अब गांव में कभी हम देखते हैं कि जो पटवारी या तलाठी होता है वो भी एक समाज का रहा, तो एक उसमें पूरे समाज को एक अलग से एक प्रोटेक्शन महसूस होता है। तो इस लॉजिक के ऊपर उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से लोग जब गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएंगे तो सोसाइटी को प्रोटेक्शन मिलेगा, उसकी इमेज डेवलप होगी। जैसा ब्राह्मण समाज है, एक नौकरी करने वाला समाज बोल के उनका एक दबदबा निर्माण हो गया। वो कोई पैसे वाले नहीं थे, अभी कोई इतने पैसे वाले नहीं, टाटा बिरला जैसे, लेकिन जिन्होंने उनकी इमेज उस धरती पे उस इस पे इमेज डेवलप हो गई। तो एक लॉजिक था कि इसकी इमेज डेवलप करना, जातिवाद नष्ट करना, ऐसे एजुकेशन बाकी के जो प्रोग्राम दिए उसी प्रकार से उन्होंने सरकारी नौकरी का भी प्रोग्राम दिया। अब वो उसके लिए उन्होंने रास्ता भी दिया संविधान में। संविधान के मुताबिक आरक्षण दिया तो लोग जाने भी लगे। अब पहले से जो जिनका वर्चस्व समाज में था उन्होंने पहचान लिया था कि हम गवर्नमेंट में है तो हमारा वर्चस्व है, अब ये लोग आएंगे तो हमारा वर्चस्व कम हो जाएंगे, बराबरी के हो जाएंगे। तो उन लोगों ने पहले से विरोध किया आरक्षण को। अब वो संविधान में होने से आरक्षण कुछ खत्म होता नहीं, तरह तरह के हथकंडे अपनाना चालू किया। उसमें का एक बड़ा हथकंडा ये मेरे नजर से ये प्राइवेटाइजेशन। अब सरकारी ऑफिसेस से, सरकारी रेलवे है, 105 रेलवे का 35 साल के लिए बेच रहे, किराए से दे रहे। एयर इंडिया का बीच में चल रहा था प्राइवेटाइजेशन। जो प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़े पैमाने पे जो निजीकरण हो रहा है, अब निजीकरण करने से उसमें आरक्षण तो रहता नहीं। अब कुछ लोग निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करते हैं, वो तो हुई नहीं, लेकिन होकर भी निजी सरकार के आरक्षण के नियम होने के बाद आरक्षण का पालन नहीं होता, तो निजी क्षेत्र में आरक्षण देकर भी कौन सा पालन होगा। तो इसलिए ये जो प्राइवेटाइजेशन है उससे हमारा बहुत बड़ा आरक्षण खत्म होते जा रहा है। जो नीचे का तबका आरक्षण लेके नौकरी में जा रहा था वो नौकरियां नहीं मिलेंगी, उतनी सारी नौकरियां जाएंगी, गई है अभी तक की।
कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से कुछ सरकार का ऑफिस होता है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से देते हैं। अब कॉन्ट्रेक्चुअल इसमें भी रिजर्वेशन नहीं होता है। जैसा पीडब्ल्यूडी जो रास्ते पुल बांधता है, तैयार करता है, अभी उन्होंने ठेके से यदि पुल देते हैं तो पूरा पीडब्ल्यूडी खाली हो गया। अभी वही पीडब्ल्यूडी में कर्मचारी की भर्ती होती थी, रिजर्वेशन होता था, ओपन कैटेगरी के भी लोग रहते थे। अभी एक ऑफिस में 5-10 कर्मचारी इंजीनियर होते हैं, खाली एक आधे साइट पे जाके देखकर आते हैं, क्योंकि सब ठेके हुए पुलिया के जो बड़े बड़े एल&टी वगैरह जैसे कंपनियों को देना शुरू कर, पीडब्ल्यूडी ने तो काम ही बंद कर दिया। नहीं तो इसी प्रकार से हर डिपार्टमेंट का हो। दरअसल लोगों का मानना ये है कि निजीकरण से व्यवस्था सुधरती है, व्यवस्था अच्छी होती है, और सरकारी जो करण है या सरकारी जो संस्थाएं वो अच्छे तरह से काम नहीं करती, ये एक आम धारणा है। हाँ, ये आम धारणा है, सही बात है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उसमें सुधार हो सकता है। यदि सरकारी कर्मचारी कुछ आलस्य करते हैं या केयर नहीं करते हैं, तो ये तो इसमें पूरा तथ्य तो नहीं है कि सभी कर्मचारी सभी अधिकारी उस प्रकार के नहीं होते हैं। ऐसा यदि होता तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स जो नासिक में जो एरो विमान बनाता है, जो डिफेंस के प्लेन बनाता है, ये तो गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट का कारखाना है ना, कितना अच्छी तरह से चल रहा है। जी जी जी। तो ऐसे कई डिपार्टमेंट है जो बीएसएनएल कोई कुछ कम काम नहीं कर रहा था, अच्छा काम चल रहा था। ऐसा है नहीं, हम उसको काम करने से, बल्कि तो उसको काम करने से रोका गया, बीएसएनएल को तो काम करने से रोका भी गया। काम करने से इन लोगों को, अभी तो बीएसएनएल के कई लोगों को वॉलंटरी रिटायर कर दिया, और पूरा जो मोबाइल का जो सिस्टम है, क्या बोलेंगे, मार्केट है, ये तो प्राइवेट वालों ने अपने हाथ में लिया। जी जी। पहले वो जियो वाले ने एयरटेल निकाला था, एयरटेल नहीं वो, हाँ, सभी मतलब उन्होंने इंटरनेट प्राइवेटाइजेशन करने से वहां तो कोई रिजर्वेशन है ही नहीं। अभी लाखों कर्मचारी उनके काम कर रहे हैं, लाखों ऑफिसेस है, वहां तो हमारे कुछ एससी एसटी ओबीसी भाई लगे रहते, वही बीएसएनएल के पास वो रहता। लेकिन ये सिस्टम प्राइवेट वालों को सरकार का देने से सिस्टम रिजर्वेशन जाता है। तो आपका जो मुद्दा है कि भाई थोड़ा सरकारी इसमें लोगों में नाराजगी है, लेकिन उसको सुधार सकते हैं। सरकार है, उसमें तरह तरह के प्लान इंप्लीमेंट करके, अभी एक आपको उदाहरण बताता हूँ, को पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में नाराजगी थी, अभी भी कुछ प्रमाण में है कि भाई थाने में गए तो कोई बात नहीं करता, ये नहीं करता। उन्होंने कई ऐसे कोर्सेस चलाए, उन्होंने कई ऐसे प्रशिक्षण दिए कि भाई कोई भी पुलिस स्टेशन आए तो उसका रिस्पेक्ट करिए, उसको बैठने को बोलो, क्या है, रिस्पेक्ट से बात करो। काफी सुधार हो रहा है। जी जी जी। तो ऐसे अंतर्गत प्रशिक्षण देके सुधार हो सकती है। जब मौका आता है तो सरकारी एजेंसियां काम करती है। अभी देखो कोरोना में कौन इंटरेस्ट ले रहा, कौन काम कर रहा है। जितने भी सिविल हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से, प्राइवेट वालों के नाम से कितनी बूम हो रही, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए ले रहे, ये रहे, व्यवस्था नहीं है। यहाँ के सिविल यानी गवर्नमेंट की जो भी आरोग्य हेल्थ डिपार्टमेंट की जो एसी है, जगह ढूंढ रही है, वहाँ हॉस्पिटल तैयार कर रही है। अभी दिल्ली में 10,000 पेशेंट का हॉस्पिटल बनाया, या बंबई में जो अभी ये आया था, फ्लड आया था, जी, तूफान आया था, फ्लड का जो आया था, तो उस वक्त कौन काम कर रहा था वहां पे? सब पुलिस वाले, कारपोरेशन के लोग, ये प्राइवेट लोग तो फिर वो ऐसी इसमें गायब हो जाते हैं। तो सरकार के पास ये एजेंसियां होना चाहिए, ताकि ये आरक्षण का मसला तो है ही, लेकिन सरकार की एक इज्जत होती है या एक प्रॉपर्टी होती है, और सरकार का स्वरूप भी होता है, और सरकार का एक तरह से काम भी हम कहें, सरकार का काम भी हम कहें कि क्योंकि सरकार कल्याणकारी होती है, जन कल्याणकारी होती है, और जन कल्याणकारी कार्यों को अगर वो सरकार अपने हाथों में नहीं रखेगी तो जन कल्याण कैसे करेगी? क्योंकि निजी हाथों में अगर सौंप दिया जाए तो वो जन कल्याण नहीं रह जाएगा, वहां तो वो फायदा ही ढूंढेंगे ना। वही ना, सरकार का जो समाजवादी चेहरा है, समाजवाद जिसको बोलते, साम्यवाद नहीं, समाजवाद,
तो स्टेट सोशलिज्म जिसको बोलते हैं, तो इसी वजह से बाबा साहब आम्बेडकर ने 1947 में, जब वो संविधान समिति के मेंबर नहीं थे, तब उन्होंने स्टेट्स एंड माइनॉरिटी नाम का एक जो किताब है, वो एक्चुअली शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तरफ से एक निवेदन है, वो निवेदन दिया था कि भैया संविधान समिति ने हमारे इसमें लेना चाहिए संविधान में। बाद में बाबा साहब संविधान समिति में गए, लेकिन वो पूरी तरह से वो उनके आइडियाज उसमें नहीं आ सके। लेकिन उसमें उनके 2-4 मुद्दे आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि जो मूलभूत उद्योग है, पायाभूत उद्योग है, ये उद्योग जैसे ट्रेन्स है या कोई प्रोडक्शन के उद्योग है, ये गवर्नमेंट के होना चाहिए जी। इतना ही नहीं, तो उन्होंने बोला कि ये जो एग्रीकल्चर है, कृषि, ये भी गवर्नमेंट ने लेना चाहिए और जो भी मालक है उसको उसका मुआवजा देना चाहिए, गवर्नमेंट ने करना चाहिए एग्रीकल्चर। तो और ये बीमा जो है, LIC है, इंश्योरेंस तो गवर्नमेंट का होना चाहिए बोले, और हर आदमी का इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने हर आदमी को निकालने के लिए सख्ती करना चाहिए जी, ऐसा लिखा है उसमें। तो वो तो गवर्नमेंट का ही होना चाहिए जी। तो स्टेट की एक बेसिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं रहे तो उसको तो क्या बोलते, वो दीवालखोरी बोलेंगे ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल, दीवालखोरी बोलते हैं ना। नहीं, वाकई तो वैसा नहीं होना चाहिए ना, स्टेट की प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये सवाल तो है कि अगर सरकार जन कल्याणकारी कार्य नहीं करेगी तो सरकार है किस लिए? सरकार आखिर करेगी क्या? सरकार को जन कल्याण का कार्यक्रम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके खुद के ऑफिसर होना चाहिए, उनके एम्प्लॉइज होना चाहिए जी, तो ही वो हर प्लान लोगों तक जा सकते हैं और उसमें कंट्रोल हो सकता है। और सरकार का जो एम्प्लॉय होता है, ऑफिसर होता है, वही इमरजेंसी में आता है। ये जी 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 जी, तो सरकार के दृष्टि से, जनता के लोकशाही के दृष्टि से भी और बैकवर्ड क्लास के दृष्टि से भी ये प्राइवेटाइजेशन होना उचित नहीं है। अब लोग जागतिक प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं कि जागतिक लेवल पे होने से ये सब करना पड़ता है, ये बात में कोई तथ्य नहीं है। नया कोई प्रोजेक्ट है, लोग प्रोजेक्ट नया कोई बनाना चाहता है तो उसको बनाने दीजिए जी। लेकिन जो ऑलरेडी सरकार का है, अब BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को भी वो प्राइवेट करने जा रहे थे। अपना जो ONGC है, ऑयल एंड गैस एजेंसी, दिल्ली बम्बई के जो ONGC है, जहाँ से ये पेट्रोल निकल गैस आती है, उसका भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। BPCL को तो कर ही दिया है। हाँ, BPCL को किया, बराबर BPCL को कर दिया है और का बहुत सारे कोयला खदानों की नीलामी कर दी है, नीलामी कर दी। अपने MSEB का भी करने जा रहे हैं, जो भी वो बीच में महाराष्ट्र के जो मंत्री, उन्होंने भी आवाज उठाया था जी 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 कि MSEB का प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है। जी जी जी। जब सारी संस्थाएं, जब सारी चीजें प्राइवेट लोग चलाएंगे, निजी लोग चलाएंगे, तो सरकार क्या करेगी? वही ना, सरकार की अपनी एक अहमियत होना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी होना चाहिए। संविधान के मुताबिक स्टेट सोशलिज्म जिसको बोलते हैं, एक एसेट होती है गवर्नमेंट की, वो एसेट भी रहेंगी, लोगों का भी कल्याण होगा। तो इसके लिए हमारे लोगों ने जो भी इस बात को समझ सकते हैं, ऐसे आमदार है, खासदार है, नेतागण है, इन लोगों ने इस बात पे ख्याल देख के सरकार को इससे रोकना चाहिए। ये कोई बीजेपी के गवर्नमेंट से शुरू हुआ ऐसा नहीं, कांग्रेस के जमाने से ही शुरू हुआ है ये प्राइवेटाइजेशन। जी जी जी। और में जब वो अरुण शौरी थे, वो उनको तो एक मंत्रालय दे दिए थे ये सब करने के लिए। जी 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 जी, इस इन्वेस्टमेंट मंत्रालय ही निकाले थे। तो ये बात समझकर अभी 130 खासदार SC ST के है पार्लियामेंट में, OBC के खासदार है और बाकी खासदार है जो इस बात को समझते हैं ओपन कैटेगरी। उन सब लोग ने इस पे आवाज उठाना चाहिए, रोकना चाहिए गवर्नमेंट को कि इसका प्राइवेटाइजेशन ना हो, सरकार के ताबे में हो ये सब प्रॉपर्टी। वाकई अगर देखा जाए तो मानवता की सेवा के लिए हम सरकार चुनते हैं और मानवता की सेवा से सरकार जब किनारा करने लगती है या फिर
तमाम जो सेवाएं हैं उनका बाजारीकरण होने लगता है, जब उनको बाजार बना दिया जाता है और मुनाफाखोरों के हवाले कर दिया जाता है, तो स्वाभाविक है कि वो जनता का शोषण करेंगे और जनता उसमें फंसती चली जाएगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए या इन स्थितियों का हल क्या है? क्या आपको लगता है कि निजीकरण को रोकने का क्या तरीका हो सकता है? क्योंकि सरकार तो अब निरंकुश की तरह काम कर रही है, निरंकुशता नजर आ रही है, सरकार किसी की सुन नहीं रही है। ऐसे में क्या तरीके हैं? हाँ, वही जन आंदोलन एक तरीका है। जनता ने सरकार को मजबूर करना चाहिए कि ये इससे रोकना चाहिए, और जो भी प्राइवेटाइजेशन हुआ वो बैक लेना चाहिए, उसका फिर से निजीकरण से सरकारीकरण करना चाहिए। लेकिन सरकार ने और तो ऐसा सरकार ये कर सकती है। जी, सरकार ने तो वो मौका चुना है जब प्राइवेट बैंक जो है, जी, इंदिरा गांधी ने प्राइवेट बैंक्स जो है वो सरकार में लिए थे जमाने में। काफी ये टाटा का जो ये जो एयर इंडिया है, ये टाटा का था पहले। ये टाटा पहले प्लेन वगैरह बनाता था, टाटा से ले लिया गवर्नमेंट ने। जी जी जी। तो प्राइवेट कंपनी का सरकारीकरण किया का जी 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 सरकारीकरण किया, और अभी ये उल्टा चल रहा है। ये बाबा साहब के भी विचारों के खिलाफ है और संविधान के भी विचारों के खिलाफ है। स्पिरिट जो होता है ना जी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट जो है वो ऐसा नहीं है। वो प्राइवेट कैपिटलिज्म बढ़ाने का ये नहीं है। जो एक चरित्र होता है संविधान का और लोकशाही का, वो सरकार के उद्योग और सरकार के इसमें वो होता है। प्राइवेट लोगों को बढ़ावा देने का ये चरित्र नहीं है अपने संविधान। लेकिन सरकार ने जो अवसर चुना है, जो इस वक्त जो सरकार लगातार निजीकरण के ऊपर बढ़ रही है, निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, लगातार उस पर कार्यवाही कर रही है, ये वो अवसर है जब देश में या यूं कहें पूरे विश्व में महामारी का दौर चल रहा है, और इस समय में उन्होंने अवसर तलाशा है और अवसर तलाश के उन्होंने इसका तमाम जो सरकारी जो तंत्र है, जो सरकारी जो क्षेत्र है, उनका निजीकरण कर रहे हैं। तो ये अवसर, इसी अवसर को कहा गया था कि आपदा में हम अवसर तलाशेंगे। क्या इसी की तरफ संकेत था कि लोग उसका विरोध भी ना कर सके और विरोध के लिए लोग सड़कों पर भी ना आ सके? हाँ, हो सकता है ऐसा कोरोना के समय में ऐसा हुआ, तो ऐसा उनका प्लान हो सकता है। लेकिन वो कोरोना आने के पहले से 1991-92 से ये चल रहा है। अभी उसको बढ़ावा मिला है जरूर, लेकिन ये पहले से क्या है। और हमारे सब लोगों ने, एटलीस्ट रिजर्वेशनिस्ट लोगों ने तो भी बड़े जोर शोर से इस पे ख्याल देना चाहिए। तो लोगों ने, साहित्यिक है, नेता है, ये सब लोगों ने विरोध करना चाहिए और सरकार को रोकना चाहिए। जी 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 जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय पे अपनी बात रखी। दर्शकों, हमारे साथ अनिल वैद्य जी हैं, जो कि पूर्व जज हैं और एक लंबे समय तक न्याय व्यवस्था को देखते रहे हैं। एक मामला बीच में हमने सुना था कि जो असम में वो मामला हुआ था, जहां पर न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, उसमें तलाक का वो मामला था, और तलाक का कारण जो बताया गया था, जो पति ने पत्नी से तलाक मांगा था, उसकी वजह ये थी कि वो उन प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करती थी, यानी कि वो सिंदूर या बिंदी नहीं लगाती थी, चूड़ी नहीं पहनती थी या मंगलसूत्र नहीं पहनती थी। तो ये जो सुहाग के प्रतीक हैं, जो प्रतीक चिन्ह है, इसका वो इस्तेमाल नहीं करती थी, और इसी को आधार बनाकर उन्होंने तलाक की डिमांड की थी, और इसी आधार पर न्यायालय ने उसे तलाक दे भी दिया। इस मामले पर हमने आपका ब्लॉग भी पढ़ा हुआ है, तो आप बताएं कि क्या ये जो एक इंसान के जो खुद के हुकूक होते हैं, जो उसके अधिकार होते हैं, या कोई व्यक्ति का अपनी अपनी कोई मर्जी होती है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय का इस प्रकार का जो निर्णय है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, मैं वो असम न्यायालय का एक निर्णय आया है जिसमें वो एक वाइफ, एक हस्बैंड ने केस दाखिल किया कि ये
सिंदूर नहीं लगाती, हाथ में कुछ बांधते हैं, तो उस वजह से उस ग्राउंड से उसको तलाक दिया है। जी। तो उसके ऊपर मैं लिखा था कि ये कोई ग्राउंड जायज नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि किसने, महिलाओं ने क्या पहनना क्या नहीं पहनना वो उसका पर्सनल राइट है। और वो यदि हस्बैंड को कोई ऐसे कोई प्रतीक पहनने को मजबूर नहीं किया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जब स्त्री पुरुष समानता आर्टिकल 14 है, 15 है, तो ऐसे पुराने जो क्या बोलते, पुराने जो समाज है, रूढ़िया है, वो रूढ़ियों को कोई महिला चिपक के नहीं रहना चाहती है। तो उस वजह से उसका तलाक का एक ग्राउंड बनाना अब मुझे ठीक नहीं लगा। तो आजकल महिला, बहुत सी महिलाएं कुछ पहनती नहीं है, मैरिज होके भी ऐसा कोई दिखावा नहीं करती, तो कुछ महिलाएं बहुत सारा भी पहनती है, वो अपनी अपनी मर्जी है उन। तो महिलाओं का सम्मान करने के लिए, उनके सिविल राइट्स का प्रोटेक्शन करने के लिए ऐसे इतनी छोटी छोटी बातों को महत्व नहीं देना चाहिए, ऐसा। जी 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 जी। तो इस तरह से आपने अपनी बात कही है। क्या आपको लगता है कि महिलाओं के अधिकारों का इस तरह से अब इस तरह से भी हनन होना शुरू हो जाता है कि उन्हें अपनी मर्जी से कुछ करने की अब आजादी नहीं रहेगी? हाँ, महिलाओं के जो कानून है, वो कानून के तहत उनको आजादी मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ कानून में सुधार होने की जरूरत है। जी। अभी एक मसला हमेशा हमारे इधर आता है कि जो महिला पति से पीड़ित है जी, और उसको यदि लड़का है या बच्चा है, तो उसका यदि कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह निकालना है तो वो हस्बैंड के ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, और वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में यदि कोई विवाद है तो वो हस्बैंड देता ही नहीं डॉक्यूमेंट। वो बेचारे लड़के को कास्ट सर्टिफिकेट निकालने को बड़ी दिक्कत होती है, और माँ के डॉक्यूमेंट पे कास्ट सर्टिफिकेट मिलता नहीं। हमने बीच में गवर्नमेंट को लिखा भी, हमने एक छोटा सा मूवमेंट भी चालू किया, माँ का हक करके, इधर में आईचा हक करके मराठी में है। 50-60 महिलाएं ऐसी है जो परेशान है, जो हमारे संगठन में है, पूरे महाराष्ट्र में, कि जो झगड़ा तो मियाँ बीबी का है, लेकिन बच्चे को वो डॉक्यूमेंट ही नहीं देते हस्बैंड। हस्बैंड डॉक्यूमेंट नहीं देने से उसको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलता, क्योंकि कानून है कि हस्बैंड के बाप के ही डॉक्यूमेंट से कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैं बोलता हूँ कि माँ के डॉक्यूमेंट से क्यों नहीं दिया जाए ऐसे केस में? जी 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 जी। क्योंकि पढ़ाना है, बच्चा माँ के पास रहता है। रिजर्वेशन, एजुकेशनल रिजर्वेशन है, स्कॉलरशिप है, ये सारी फैसिलिटीज है, आगे चल के नौकरी है। तो कानून में इक्वालिटी होने के बाद भी इस तरह के अड़ंगे यदि कानून से ही होते हैं, जो इसका जो रूल है कास्ट सर्टिफिकेट देने का महाराष्ट्र का, उसमें ऐसा लिखा है कि उसके पिताजी के ही डॉक्यूमेंट से दिया, बोला कि वो पिताजी या माँ के डॉक्यूमेंट से उसको मिलना चाहिए। तो एक वुमेन एक पर्सन है, एक सिटीजन है, इक्वल टू हस्बैंड है, पुरुष के बराबरी का उसका हक है जी। तो ये छोटे छोटे कानून में भी बदलाव होना चाहिए, महिला संगठन में उसमें ख्याल देना चाहिए, तो इक्वलिटी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब ने तो वो हिंदू कोड बिल सिर्फ महिलाओं के अधिकारों को लेकर ही काफी कुछ उसमें व्यवस्थाएं कर रखी थी, वो भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। हिंदू कोड बिल में तो इक्वलिटी है, हिंदू कोड बिल में इक्वलिटी है। ये जो बाकी के जो कानून होते हैं, जैसा ये कास्ट सर्टिफिकेट का मैं बताया, तो कास्ट सर्टिफिकेट देने का एक कानून अलग से बनाया गया है महाराष्ट्र में, हर स्टेट में होता है कि किस तरह से दिया जाए, इस तरह का बनाएंगे वो। उसमें यदि ऐसा लिखा रहेगा तो वो माँ के अधिकार पे का हनन होता है, उनको नहीं मिलेगा ना। वो जो पुरुष प्रधान संस्कृति जो पहले से चली आ रही है, जो वैदिक संस्कृति थी पुरुष प्रधान, जो आर्यों की संस्कृति है, द्रविड़ों की संस्कृति माँ को महत्व देने वाली जी जी जी, तो वो यदि आज भी पुरुष प्रधान संस्कृति का ही अमल
या महत्व रखना चाहते हैं रखने वाले लोग, तो ऐसे अड़थड़े आते हैं। जी अब जी हिंदू विवाह कानून जो है उसमें स्त्री पुरुष को इक्वेलिटी है, जी। दोनों लोग डाइवोर्स ले सकते, दोनों मैरिज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में भी सक्सेशन एक्ट में इक्वल राइट्स दिए हैं। नहीं, वही वही मैं हिंदू कोड बिल की यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे उसकी चर्चा सिर्फ इसलिए की क्योंकि जब दोनों को समान अधिकार की बात होती है तो पुरुष ने जो प्रतीक चिन्ह कोई भी नहीं पहने होते हैं ना, विवाह के बाद पुरुष कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं पहनता है, न ही उसका उपयोग करता है, और इसी आधार पे कोर्ट ने जो है वहां तलाक मंजूर किया है। तो इस पर सही बात, जी जी हाँ वही सही बात है ना। जब पुरुष को कोई ये नहीं है, चिन्ह नहीं, प्रतीक नहीं, तो महिला को इसको कोई कानून में तो लिखा ही नहीं हिंदू कोड बिल में कि ये ऐसे कुछ पहनना चाहिए, ऐसा नहीं है ना इसमें। हिंदू विवाह कानून में भी कुछ लिखा नहीं है कि क्या पहनना चाहिए। जी 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 जी। अब रूढ़ी परंपरा जो है वो है, तो रूढ़ी परंपरा को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि जो उसके व्यक्ति स्वातंत्र के ऊपर हो जाए। जी जी सबसे जी, पहले व्यक्ति स्वातंत्र, फंडामेंटल राइट, उसके बाद बाकी की बातें आती है। वाकई। अब कानून इम्प्लीमेंट करने वाले नजरिए से होता है। बिल्कुल बिल्कुल का जो बिल्कुल बिल्कुल अर्थ कानून निकालना है। निश्चित रूप से यही बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कही थी कि संविधान तो हम लिख रहे हैं, कानून का को बना दिया गया है, अब उसको किस तरह से लागू किया जाएगा, लागू करने पर ही सब कुछ निर्भर करता है। अगर सही ढंग से लागू किया तो वो बहुत अच्छा साबित होगा, और नहीं किया हाँ तो वो बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। जी हाँ, इतना अच्छा संविधान होने पे वो होकर भी वो चलाने वालों के ऊपर निर्भर करता है संविधान का महत्व। जी जी इस जी तरह से बात किए थे बाबा साहब, तो सही हो रही। जी 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 जी। चलिए, हमसे जुड़कर आपने तीनों विषयों पर बहुत अच्छी तरह से चर्चा की है, बहुत सारी बातें आपने अपनी तरफ से रखी है। निश्चित रूप से हमारे दर्शकों का इससे प्रबोधन होगा और काफी कुछ उन तक ये बात पहुंचेगी। हम समझते हैं वॉइस ऑफ मानवता टीवी के माध्यम से पूरे विश्व में ये बात पहुंचेगी और तमाम जो दर्शक है हमारे हैं उन तक सही मिसाल जो मानवता की है वो पहुंच पाएगी, सही हक वहां तक पहुंच पाएंगे, उनके अधिकार को वो जान पाएंगे और निश्चित रूप से जीत जाएंगे हम। इस कार्यक्रम में आपने अपनी बात कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।